वेनु जी, एक सवाल ये भी उठ है मेरे ज़हन में कि वो रेणु की चुनावी लीला है। रेणु का राजनीतिक रूप, रेणु नेता के तौर पर, इस पर रेणु ने भले ही रिपोर्टाज में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन जब रेणु चुनाव लड़े थे उस वक़्त इंडिपेंडेंट लड़े हुए थे और उनका जो राजनीतिक मनोदशा था, फिर वो परिवार में वो उस वक़्त क्या-क्या बातें करते थे और उस वक़्त आप लोगों का क्या अनुभव था? अब तो ये होता है ना, अब चुनाव का अब जो है, अब जो दुनिया है चुनाव की, राजनीति की, उसमें तो लाखों करोड़ रुपए बहाए जाते हैं, ब्रांडिंग होती है, तमाम तरह की बातें होती हैं। लेकिन रेणु क जो खुद भी लिखते हैं कि वो खुद ही सब कुछ करते थे, वो चुनावी नारे लिखते थे और वो अपने लिए घर-घर जाते थे। वो खुद बोलते थे कि वो चावल लेते थे, ये तमाम चीज़ें। लेकिन मेरा एक सवाल, ये बड़ा व्यक्तिगत सवाल ये है कि रेणु जब चुनाव प्रचार के बाद जब घर लौटते थे, तो आखिर वो आप लोगों से क्या-क्या बातें करती? क्योंकि आप उस वक़्त बड़े हो चुके थे, वयस्क थे, तो रेणु की मनोदशा उस वक़्त क्या थी? चुनाव लड़ने की बात हम लोगों को तब पता चला कि कह के तो घर से ये गए थे कि हम जा रहे हैं फॉरबिसगंज, शाम वाली गाड़ी से आएंगे। तो शाम वाली गाड़ी से नहीं आए, लेकिन कुछ गांव के ही लोग थे, चाचा जी लोग थे वहाँ सिमराहा में, तो बोले कि नहीं सो हम चुनाव लड़ेंगे, इसलिए हम जा रहे हैं पटना, लौटते हैं तो अमुक दिन हम नॉमिनेशन करेंगे। हम बालिग हो चुके थे, मताधिकार का प्रयोग उस बार हम किए थे, नाव छाप पर मोहर हम लगाए थे। तो जब पटना से लौटे हुए तो आपसी विचार विमर्श हुआ कि दल वाला भी चाहता है, सोशलिस्ट पार्टी भी चाहती है कि हम चुनाव लड़ें और हमारा समर्थन वहाँ होगा। उसमें लखनलाल कपूर थे, पिताजी के मित्र, सरजी बाबू कांग्रेस से थे तो सोशलिस्ट, लेकिन जीतने के बाद कांग्रेसी हो गए। तीनों दोस्त खड़े थे चुनाव में, लेकिन लखनलाल कपूर एक पोस्टकार्ड पर लिख के दे दिए थे वहाँ। पिताजी से मिलने जब राजेंद्र नगर गए तो देखा कि बंद है, यहाँ गए हुए हैं कहीं, ताला लगी हुई है। तो प्रिय रेणु, तुम अगर फारबिसगंज से निर्दलीय चुनाव लड़ोगे तो पार्टी वहाँ से कैंडिडेट नहीं देगी, तुम्हारा लखनलाल। और मैंने रखता था लखनलाल कपूर उस समय में सोशलिस्ट पार्टी में। तो वो चिट्ठी लोगों को दिखाया कि इस भरोसे हम भी लड़ रहे हैं कि एक मैंने पार्टी का समर्थन भी हमको मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, लखनलाल कपूर नहीं माने, या फिर लखनलाल कपूर के द्वारा कहवाया गया हम तो तैयार हैं, सरजू नहीं मान रहा है, तो इसलिए तीनों रह गए। अब बाबूजी के लिए धर्म संकट हो कि किसके लिए हम छोड़ दें। अब लखनलाल के लिए छोड़ेंगे तो तुरंत अफवाह का बाजार गर्म होगा कि नहीं, पैसा उसा लेके ही बैठ गए। बोले कि नहीं हम लड़ेंगे, चुनाव जीतें या हारें। तो एक बात बोले थे वो कि जब हम नया जूता पहनते हैं तो जूता निश्चित रूप से कहीं ना कहीं काटता है पैर में, तो आखिर एक प्रयोग होना चाहिए ना कि कहाँ काटेगा ये। लड़ गए चुनाव प्रचार में हम लोग जाते थे, कह दो गांव में अब की इस चुनाव में मोहर लगेगी नाव में, ये खुद लिखते थे। वो रात में तैयार करते थे पहाड़ा की तरह, किसको क्या बोलना है, कैसे बोलना है। तभी तो इतना प्रचार माध्यम इतना फास्ट नहीं था, तभी शुरुआत हो गया था एक चीज़ का, फास्टिंग। मैंने फास्टिंग से मतलब प्रयोग, बूथ कैप्चरिंग। अब रेणु जी के विषय में ये कहा जाता हो कि ये वो रेणु नहीं है जो अमुक बाबू के मित्र हैं, ये दूसरा रेणु है। वो रेणु भला चुनाव लड़ेगा यहाँ से? तो अभी तो मोबाइल से एक बार दाबिए, सब जगह खबर चला जाएगा, झूठ या सही का। गलती करना है तो एक बार कीजिए, हो जाएगा। लेकिन तभी तो कई दिनों लग जाता होगा जोगवनी से यहाँ तक समाज आने में कि कौन क्या 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 सही क्या गलत है। तो कुछ तो उसमें बट गया वोट। हम नाम लेना नहीं चाहेंगे, हैं? हाँ, सब तो हम गलत प्रचार करे छी,
अहाँ बंद करू, वो रेणु नहीं छियै जे हिनकर मित्र छियै। वो रेणु पटनामे रहै छथि, वो रेणु पटनामे छथि। ई दोसर रेणु, नकली रेणुके बना कऽ यहाँ सब गलत प्रचार करै छियै। वो रेणु तऽ हिनकर चुनावमे यहाँ सब देखने छियै कि कए बेर आबि के चुनाव प्रचार केने छै। तो लोगों को भरमाने में समय नहीं लगा, भरम गया लोग। फिर भी 4,500 वोट लाके नाव छाप तीसरा या चौथा पोजीशन रहा होगा इनका, मैंने जमानत जब्त हो गया। तो गरीब आदमी, बिना पैसा वाला आदमी विधायक बन सकता है कि नहीं, यह एक प्रयोग था बाबूजी का। भले बाद में प्रयोग सफल भी हुआ है। अभी जो आरक्षण मिला हुआ है, तो आरक्षण के माध्यम से तो कहीं जगह खाली नहीं है। सब जगह लोग अपना एडजस्टमेंट कर लिया, भर गया है, चला गया है। रेणु के पात्रों में से बहुत सारा पात्र एमएलए, एमपी, प्रमुख, उपप्रमुख, ब्लॉकिया नेता जो होता है वो बन के अपना काम कर रहा है। वेणु जी, रेणु की चुनावी लीला के बाद हम बातचीत करना चाहेंगे रेणु का सिनेमाई दुनिया जो है वो तीसरी कसम आती है और रेणु छा जाते हैं। भले ही शैलेंद्र उस फिल्म का चरम जो है बाजार वाला वो नहीं, उनको बहुत दुख भी होता है रेणु को कि उनका दोस्त कभी उनका कविराज चला जाता है इस दुनिया से, ये तो अलग पक्ष है। लेकिन सवाल यह है कि रेणु के बेटे वेणु और फिल्म आती है तीसरी कसम, तो आपका जो अनुभव था और आप उस दौर में जो रेणु को देख रहे थे, उस वक्त जो सिनेमा को लेकर इस अंचल में बातें हुआ करती होंगी और वो सिनेमा किस तरह बना होगा, तो इन सारी बातों को आप हमें समझाने की कोशिश करिएगा तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। तीसरी कसम शूटिंग से पहले या शूटिंग के समय, शूटिंग से पहले लोकेशन देखने के लिए कुछ लोग आए हुए थे। शूटिंग में तो आए ही थे, तो हम लोग छोटे छोटे थे, लेकिन उतनी समझदारी नहीं थी। लेकिन इतना जान रहे थे कि सिनेमा बनावा वाला आयल छे। हम लोग मेला उला जाते थे ना, तो दिने में सिनेमा देखते थे। वो पाल ओढ़ा के अपना ई करके, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने अंधेरा टाइप का रहे, तो उसमें दिन में दिखाने से होता था कि दूर दराज का लोग दिने दखाड़े देख के अपना निकल जाता था। तो हम लोग देखे थे हे गंगा मैया तो ये पीरी चढ़े, वो जो सिमरा में लगा था दशहरा मेला में। और हम पटना में थे, तो बाबूजी पैसा दिए चाचा जी को कि रे जब है ना तो वो तक गंगा मैया तो ये पीढ़ी चढ़े वो जरूर दिखवा दी एकरा से। चूँकि गंगा मैया तो ये पीढ़ी चढ़े, हम थोड़ा सा इसको बता देते हैं कि उसमें गीत का मुखड़ा, नाम अभी याद नहीं आ रहा है गीतकार का, उसका सहयोग बाबूजी बहुत किए थे। उस गीत को डेवलप करने में बाबूजी का योगदान था, इसलिए भी गंगा मैया उसको ज़्यादा प्रिय फिल्म रहा होगा पिताजी के लिए। तो सिनेमा देखने का तो शौक़ था बचपन से ही। जब तीसरी कसम लगी फारबिसगंज में, तो चले गए हम लोग रात में, शाम में जाके फिल्म देखे। बाबूजी का सिनेमा है, तो कोई बच्चा कहे जो साथ में गया था जब अपन सिनेमा छिए तो एकदम टिकस कहने लेते, और कहते कि ओकर बेटा छिए ई। तो बस ये मनगढ़ंत एक ठो था कि इस तरह से बोला जाना चाहिए तो हो सकता है मिल जाए चांस। जैसे राज कपूर को उसमें चांस मिला था 5 टिकट का, हाँ, तो बिना देखे हम लोग कहे कि नहीं मिलना चाहिए चांस। तो वहाँ टिकट खिड़की पर लोगों ने बताया कि नहीं उधारा पुधारा नहीं चेरम एकदम। तो हम लोगों को था कैसे देखना है, देख लिए तीसरी कसम, नहीं समझ पाए। वही बैलगाड़ी का ये वो नाच तमाशा, हाँ, लेकिन नौटंकी क्या होता है, थिएटर क्या होता है, अब थिएटर अब समझते हैं कि ये शहरों में मतलब प्रतिदिन बड़े बड़े महानगरों में खेला जाता है। लेकिन नौटंकी क्या होता है ये तो तीसरी कसम देखने वाले ही बता सकते हैं। नौटंकी और थिएटर में क्या अंतर है। मैंने साक्षात नाचने गाने वाली को उतना करीब से देखना, लगता था कि कोई नाच देख रहे हैं, डांसर नाच रहा है,
वो जो वहीदा रहमान है, इतनी समझ नहीं थी हम लोगों को कि वो लड़की है या लड़का, यही जानते थे कि डांसर है ही। और तभी का फिल्म और अब का फिल्म में, तब का रेनू में अब का रेनू में काफ़ी मतलब दूरी हो गया है। निश्चित रूप से आज रेनू होते तो इस सबको बताते कि लिख तोड़ के भी काम किया जा सकता है, मैगर छोड़ के भी पत्तापुर छपीरा, छपीरापुर पत्तापुर जाना है, जैसे है ना तीसरी कसम में। वो मज़ा जो तीसरी कसम का मज़ा है वो कहाँ है उस टाइप का। तो हम बहुत कम फिल्म नहीं देखे हैं। फिल्म तीसरी कसम के बाद एक फिल्म आई थी राज कपूर का दीवाना, बैलगाड़ी वाला, एक बैल वाला, उसको जाके हम देखे थे। बहुत हद तक अच्छा लगा हम लोगों को कि गांव घर की कहानी उसमें भी है। एक बैल की कहानी है, एक के बैल पर गाड़ी खिंचाता जो है वो।